जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम आपके लिए 3 थ्योरम्स लेकर आए हैं बेटा। एक है थ्योरम 10.8, नेक्स्ट विल बी 10.9 ऑब्वियसली, और तीसरी है 10.10 या फिर 10th थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है? थ्योरम्स तो आपको बुक में दी है, आप उसको देखना, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब समझ सकते हो। बट क्या होता है, कई बार थ्योरम्स खुद से पढ़ने से समझ में नहीं आती, कोई बता दे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको लिखना कैसे है, प्रोसीजर, वो सब आप बुक में देखोगे। थ्योरम ये है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस और डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल क्या है, इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो चैप्टर 10 का है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल क्या है आपको पहले बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये पोर्शन है ना, ये सर्कल है, ये सर्कुलर रीजन है, दिस इज सर्कुलर रीजन, और ये आपका सर्कल है। गॉट इट? अब इस सर्कल पर बेटा ध्यान से देखना, मैं आपको थ्योरम 10.8 समझा रही हूँ। एक आर्क मैंने ले ली ए बी, ओके, ये माइनर ले ली, अभी ये मेजर भी हो सकती है और ये सेमी सर्कल की आर्क भी हो सकती है, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मैंने इसको माइनर ले लिया, ठीक है। अब जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम ये बोलती है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये देखिए इसने सेंटर पे ये एंगल बना दिया AOB, ठीक है। अब यही आर्क अगर कहीं इसके पीछे का जो पोर्शन रह गया, देखो इतना तो ये आर्क ने ले लिया पोर्शन, पीछे का जो मेजर आर्क वाला पोर्शन रह गया, इसमें कहीं पर भी यहाँ 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 कहीं पर भी एक और एंगल अगर बनाए तो वो एंगल इसका हाफ होगा, या फिर उल्टा ये एंगल उस एंगल का डबल होगा। ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम है। थ्योरम दोबारा पढ़ते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। सेंटर वाला एंगल पीछे बनने वाले एंगल का डबल या ट्वाइस होता है, आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हो। अब बच्चों ये जो दूसरा पॉइंट मुझे लेना है, ये मैं कहीं भी ले सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए जस्ट इसके पीछे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया, ये यहाँ से ले लिया ऐसे, और फिर ये एक और एंगल बन गया। अब मैंने तो अपने मन से AB नाम रख दिए। हम क्या करते हैं, जो बुक के नाम है ना वही रख देते हैं। बुक में इन्होंने क्या किया, लो बुक में इन्होंने आर्क को PQ बोल दिया और इस पॉइंट को A बोल दिया, ठीक है। चलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, आपको ना जब बुक में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये रहा P, ये पॉइंट है Q, यानी कि आर्क ले ली है इन्होंने PQ, और ये जो पीछे पॉइंट है इसको लिया है A। B क्या है अभी बताते हैं। तो इतना क्लियर हुआ है ना। तो ये जो आर्क PQ है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया है POQ, है ना, और जो पीछे बनाया है वो क्या है PAQ। इतना क्लियर है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, डबल है। दैट मीन्स टू शो एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ये मुझे शो करना है। अच्छा बच्चों, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, ये अच्छे से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने होंगे, तब इस स्टेटमेंट की हमको ज़रूरत होगी और हमको याद होना चाहिए। स्टार्ट कर दूँ? स्टार्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन, A को O से ज्वाइन कीजिए और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक। इस प्रोड्यूस करने पर जो एक वहीं पर भी कहीं पर भी इस रे के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट B लिख लो, जिससे कि हम जब एंगल का नाम लें तो ले पाएँ, है ना। इसको B कह दो। अब देखना बेटा, ट्राइंगल OAP को देखो। ट्राइंगल OAP दिख रहा है आपको? ट्राइंगल OAP है ना, इसमें OA क्या है, रेडियस, रेडियस है ना, और OP क्या है, वो भी रेडियस है। OA भी रेडियस है, OP भी रेडियस है। इसका मतलब OPA एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। बोलो क्लियर है ना, ये आइसोसेलेस हो गया। अब जब कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, यानी उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या ये दो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे?
ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। चलिए मैं इसका नाम रख देती हूँ 1 और इसका रख देती हूँ 2 आपको समझाने के लिए। वैसे इसका नाम क्या है OPA और इसका नाम क्या है OAP। तो OPA इज इक्वल टू OAP या फिर 1 इज इक्वल टू 2 शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे ही ट्राइंगल OQA को देखा जाए। ट्राइंगल OQA इसमें ये R तो ये भी R, ये भी आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, तो इसमें भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका नाम रख दिया 3, इसका नाम रख दिया मैंने 4। तो 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा इतना तो, है ना। यहाँ लिख दूँ मैं 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। ये बेटा मैंने तैयारी कर ली, ठीक। चलिए अब दोबारा अगेन यही वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, पहले इधर वाला, ठीक है। इसमें मैंने AO को प्रोड्यूस किया है, तो फिर ये क्या हुआ बताओ। जब किसी ट्रायंगल की किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है ना। और एक्सटीरियर एंगल अब यानी बाह्य कोण, हिंदी वाले भी सुन लो, हिंदी वाले बोलेंगे मैम हिंदी नहीं बोलती हैं। अब बेटा मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब समझ में आ जाता है ना। ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर मैं इसका नाम ABCD रख दूं तो एंगल ACD जो है ना एंगल A प्लस एंगल B होगा। गॉट इट। ACD ये बाहर वाला एंगल A प्लस एंगल B, ये नियम है, रूल है, हम पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ आते हैं। ये ट्रायंगल को दोबारा देखो, इसमें ये साइड को मैंने प्रोड्यूस कर दिया तो ये हो गया ना एक्सटीरियर एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है POB, है ना, POB। ये किस किस के सम के इक्वल होगा 1 और 2। अभी यही सीखा हमने, बाहर वाला इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी 1 + 2 होगा, है ना। ये एंगल 1 + 2 होगा। अच्छा 1 किसके इक्वल है 2। हमने क्या करना है, हमको इसको और इसको कंपेयर करना है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये तो साइड रोल में है, इसको तो कोई रोल ही नहीं है। 1 की जगह पे 2 रख दो क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। तो 1 के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया 2, है ना। तो ये क्या बन गया POB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये एंगल इसका डबल आ चुका है। सिमिलरली इसी प्रकार अब आप ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका नाम है QOB, है ना। QOB किस किस के सम के इक्वल है 3 and 4। गॉट इट। अगेन 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, 3 की जगह पे 4 लिख दो। क्यों, क्योंकि 3 and 4 आर इक्वल, सब इंटरकनेक्टेड चल रहा है यहाँ पर, है ना। अब 4 + 4 जोड़ दिया, कितना हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल, 2 एंगल 4 हो गया ना। 2 एंगल, ये देखो 2 एंगल 4, ठीक है। QOB इज इक्वल टू 2 एंगल 4। मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इसका डबल हो गया, ठीक। इसका नाम रख दिया इक्वेशन 4। ये 3 थी, ये 4 थी। अब अगर हम 3 और 4 को जोड़ दें, 3 + 4 कर दें तो क्या होगा, एंगल POB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, है ना। अब ये 2 कॉमन, ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 2 + 4 ज़रा देखें कौन सा एंगल बन रहा है। ये 2 है, ये 4 है ना। तो 2 + 4 से कौन सा एंगल बन रहा है, ये PAQ, ठीक है, PAQ। इसका मतलब एक मिनट, POB और QOB को भी जोड़ो, POB और QOB, POB और QOB को भी जोड़ दो तो क्या बन गया POQ। देखो ना ये और ये ऐड हो गए, क्या बन गया POQ, है ना। तो इसका मतलब एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ।
POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल P। यही तो सिद्ध करना था हमको, देखो ना, यही तो सिद्ध करना था कि ये बीच का एंगल पीछे वाले का ट्वाइस है। बोलो, आया समझ में? आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। एक बार और बताती हूँ, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल, 1 इज इक्वल टू 2, ये भी आइसोसेलेस, ये दोनों इक्वल, 3 इज इक्वल टू 4। अब ये 1 + 2 के इक्वल है, 1 की जगह 2 रख दिया तो ये 2 है, ट्वाइस ऑफ 2, ये ट्वाइस ऑफ 4, इनको भी जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया, तो ये बन गया POQ और ये बन गया PAQ। तो POQ इज ट्वाइस ऑफ PAQ, सिंपल। चलिए, अब एक चीज़ और, ये A है, अगर यहाँ B होता तो क्या ये PBQ का भी डबल होता? हाँ होता ना, उन्होंने कहा था कहीं भी ले लो। तो मतलब ये वाला एंगल इसका भी डबल, ये एंगल इसका भी डबल, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए, समझे ना? ये एंगल इसका भी ट्वाइस, ये एंगल इसका भी ट्वाइस, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। और यही हमारी थ्योरम 10.9 है। सी, angles in the same segment of a circle are equal, ठीक है। ये देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये कैसे सिद्ध कर पाए हम ऐसे सिद्ध कर पाए कि ये जो एंगल है ये पीछे बनने वाले सभी कोणों का डबल है। तो पीछे जितने भी कोण बनेंगे ना, और बना लो ये, तो ये वाला कोण इस एंगल PCQ का भी डबल होगा, PAQ का भी डबल होगा, PBQ का भी डबल होगा, और ले लो PDQ का भी डबल होगा। यानी पीछे जितने भी एंगल बनेंगे, ये एंगल इन सब का डबल होगा। इसका मतलब ये पीछे के सारे एंगल बराबर ही तो बनेंगे, है ना। तो थ्योरम 10.9 इसी में आ गई। अब एक चीज़ और, मतलब 2-3 चीज़ें और एक चीज़ ये है कि हाँ, ये मैंने ले ली थी बेटे माइनर आर्क, है ना। अब मैं अगर इसको सेमी सर्कल की आर्क ले लूँ, सेमी सर्कल की आर्क कौन सी होती है? जो व्यास के पीछे जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनसे बनती है। ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये P है, ये Q है, ठीक। अब ये सेमी सर्कल हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया। तो ज़रा बताओ तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? बनेगा ना 180 का, 180 बनेगा। तो ये 180 है, तो पीछे बनने वाला एंगल फिर कितना होना चाहिए? इसका हाफ होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 90 हो गया ना। ये इसका आधा ही तो होगा पीछे वाला, तो ये 90 हो गया। और ये क्या है? सेमी सर्कल है, यानी कि अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है, इस चीज़ को भी याद रख लेना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ थ्योरम 10.10 या 10 जो भी है। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic, ठीक है। ये थ्योरम 1.10 यानी कि 10। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दूँ एक बार। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं, ठीक। ये सवाल, ये थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या कह रही है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जो कि बहुत सिंपल है। थ्योरम 10.10 देखो, ये बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कितना भी लंबा, एक छोटा सा समझ लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसने अपने एक ही तरफ दो एंगल बना दिए और वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऐसे वो बना रहा है। एक लाइन सेगमेंट अपने एक ही तरफ दो इक्वल एंगल बना रहा है। एक सेकेंड बस बना दूँ फटाफट। ये देखो, ये बन गया और ये हो गया ऐसे।
तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो दो एंगल बना रहा है ना, ये इक्वल बना रहा है। ठीक, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब उनके कहने का अर्थ है कि ये जो 4 पॉइंट्स अब इस समय आपके सामने हैं, इन चारों पॉइंट्स से होकर एक सर्कल गुजरेगा। इन चारों पॉइंट्स से होकर एक सर्कल गुजरेगा। अब हमने 3 पॉइंट्स वाली बात तो कर ली थी उस दिन, है ना, एक दिन हमने की थी ना, जिसमें ये था कि 3 पॉइंट्स से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर एक सर्कल जाता है। अब ये तो 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ज़रूर बोल रहे हैं। वो शर्त ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एक ही तरफ हो और दोनों इक्वल हो, तब। ऐसे वैसे नहीं, तब। तो बच्चों अब देखो, बहुत ध्यान से सुना। 3 पॉइंट्स से होकर एक सर्कल जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो हम ये मान लेते हैं, इसको हम कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं। कंट्राडिक्शन जानते हो ना, विरोधाभास। पहले हम ये बोलेंगे कि नहीं होगा, बाद में बोलेंगे नहीं 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 हम तो गलत बोल रहे थे, ऐसे ही होगा। इसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब पहले सोच लो कि ऐसे नहीं होगा, फिर बोलो कि नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 बिंदु हैं ए सी बी। इनसे होकर तो बच्चों गारंटीड एक सर्कल जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो जाएगा ही 3 से। चौथे का डाउट है, चौथे से जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। उनका कहना है कि चारों से जाएगा, हम बोल रहे हैं नहीं 3 से तो जाएगा, चौथे का पता नहीं। ठीक है, तो हमने 3 से बनाया। अब ये सर्कल डी से होकर जा रहा है, ये अलग चीज़ है। हम ये मानते हैं कि नहीं जा रहा। अब अगर नहीं जा रहा तो फिर डी कहाँ है? या तो डी बाहर है या तो डी अंदर है। चलिए इसको ना ऐसे समझते हैं। ये देखो, हम ये मानकर चलते हैं, कंट्राडिक्शन तो मैंने आपको समझा दिया। हम ये मानकर चलते हैं कि 3 पॉइंट्स से होकर तो सर्कल जा रहा है, ठीक है, और चौथा पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये मान लेते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं। सर्कल पे नहीं है, सर्कल के बाहर है। अब बेटा अगर ये डी पॉइंट बाहर है तो सर्कल पे कहीं तो कोई पॉइंट तो होगा ना, कोई तो पॉइंट इसके रास्ते में होगा। जो डी बाहर है तो यहाँ पे कुछ और होगा। इसको हम, इस पॉइंट को ले लेते हैं आपका डी डैश। ओके, ऐसे करते हैं। ओके, अब हमने लिया कि डी पॉइंट बाहर है और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो डी नहीं है, वो डी डैश है। अगर ये डी डैश है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हम ये नियम पढ़ चुके हैं कि एक ही सेगमेंट में, एक ही खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि सी को डी डैश के बराबर होना चाहिए। लेकिन गिवन तो ये है कि सी और डी इक्वल है, डी डैश की तो कोई बात ही नहीं करी। क्वेश्चन में, थ्योरम में क्या है कि सी और डी इक्वल। उन्होंने कहा ना कि एक लाइन सेगमेंट एक ही तरफ 2 इक्वल एंगल बनाता है, तो बताइए कि वो चारों बिंदु एक वृत्त पर होंगे। हमने क्या मान लिया कि 3 बिंदु तो हैं वृत्त पर, चौथा नहीं है। चौथा कहाँ है? फिर तो चौथा बाहर है। अगर चौथा बाहर है तो कहीं पर तो ये लाइन सर्कल को टच हो रही होगी ना, वो पॉइंट हमने डी डैश ले लिया। इसके हिसाब से सी को डी डैश के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है कि सी और डी इक्वल है, डी डैश की तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लाइन पर 2 एंगल बन रहे हैं और वो दोनों इक्वल हो रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। केवल एक बात है कि हो सकता है कि डी डी डैश पर आ जाए, यानी कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना ये थी कि डी बाहर है, जबकि हमको अंत में ये मानना पड़ा कि डी जैसा, डी डैश जैसा कोई पॉइंट ही नहीं है, डी ही है जो कुछ है। तो डी और डी डैश एक के ऊपर एक है, इसका मतलब डी सर्कल के बाहर नहीं है, सर्कल के अंदर, ऊपर है, सॉरी सर्कल के ऊपर है। सेकंड केस में हमने क्या मान लिया कि 3 पॉइंट से तो सर्कल जा रहा है, लेकिन चौथा अंदर छूट गया, चौथा सर्कल पे आ ही नहीं पाया, ऐसा मान लिया अब की बार हमने। ठीक है, अब अगर ये अंदर छूट गया तो इसको बढ़ा दो बाबा, बढ़ा कर ले आओ, बढ़ा तो सकते हैं ना। तो ये हमने, लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दिया और अब इस पॉइंट को बी से टच करा दिया, सॉरी ज्वाइन करा दिया। इसका नाम रख दिया डी डबल डैश। गॉट इट? तो इस डायग्राम के हिसाब से सी और डी डबल डैश इक्वल होने चाहिए। सी और डी डबल डैश को इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृत्त के एक ही खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब सी को डी डैश के इक्वल होना चाहिए। लेकिन गिवन तो ये है, गिवन तो ये है कि सी और डी इक्वल है।
आप बोल रहे हो सी और डबल डी डी डबल डैश इक्वल है, दिया हुआ ये है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही लाइन पर दो एंगल एक ही वर्टेक्स से बन रहे हैं और वो इक्वल भी हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बन रहे होते ना तो इक्वल होते, करस्पॉन्डिंग हो जाते। अगर ये पैरेलल होती नहीं होती तो नहीं होते, बट ऐसे हो सकता था कुछ। बट ऐसे तो सवाल ही नहीं उठता ना कि इक्वल हो जाए, है कि नहीं है? नहीं, करस्पॉन्डिंग पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग होते तो इक्वल होते, एक ही वर्टेक्स से थोड़े हो जाएंगे। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। हमने सोचा था कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, फिर हमने सोचा था सर्कल के बाहर है। दोनों ही हमारी परिकल्पनाएं गलत सिद्ध हुई। ये कहाँ निकला? ये सर्कल के ऊपर ही निकला। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों हमने 3 थ्योरम्स डिस्कस की हैं, 10.8, 10.9 एंड 10.10। ठीक है, और इन तीनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो आपकी बुक में बाकायदा गिवन है, आप वहाँ से देखोगे। ये तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है, एक टीचर की कमी पूरी की है। एक टीचर आपको जो सिखाता समझाता वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बाकी आप बुक में से देख के करेंगे। ओके, और बहुत अच्छा पढ़िए बेटा, बहुत आगे बढ़िए। जय हिंद।